डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी वो अपनी बात रखें। गुड़िया तुम इधर आ जाओ। बैठ जाओ बेटा। आज भारत समाचार ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों की तरफ से मैं हृदय से भारत समाचार का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ब्रजेश मिश्र जी पत्रकारिता जगत में जब से पदार्पण किए वो नित्य नए नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता केवल एक रेगुलर चलने वाला विषय नहीं है, सूचनाएं आदान प्रदान करने का सब्जेक्ट नहीं है। किस ढंग से प्रदेश के लोगों को उनके जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ाने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए, वो भारत समाचार और ब्रजेश मिश्र से हम सीख सकते हैं। ऐसे ब्रजेश मिश्र जी हमारे साथ डायस पर हैं। बीरेंद्र सिंह जी समाचारों की दुनिया में कमिटेड नाम है। बीरेंद्र सिंह का मतलब है कमिटमेंट, जो कर लिया उसे पूरा करेंगे। समाचार की तह तक जाना और अंदर की खबरें निकाल कर लाना। इनका जो पावर सेंटर है वो सप्ताह भर लोग इंतजार करते हैं कि पावर सेंटर में अब की किसकी कलई खुलने वाली है। कलई जानते हैं ना, और ये कलई खोलते भी हैं, अंदर की बात खुलकर सामने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट इनका। देखिए, हम इनको बहुत दिनों से जानते हैं। कमिटमेंट इनका अपने प्रति भी है और समाज के प्रति भी है और भारत समाचार के प्रति भी है। ये जब ईटीवी में काम करते थे तब की फोटो आप देखिएगा, आपकी फोटो देखना, मिलान करना। आप लोग पुराने लोग किया किसी ने मिलान? भारत समाचार में कुछ युवा दिख रहे हैं कि नहीं? महसूस किया आपने कि नहीं? पुराने लोग बताएंगे। सही बात है ना? और कुछ स्मार्ट भी आपने देखा होगा। वजन नहीं बढ़ने दिया, बेतरतीब नहीं रहते हैं। अभी अब गुलाटी साहब की ये प्रोग्राम पावर सेंटर भी पाठक जी की ही देन है, और ये जो हेल्थ वाला इशू उठा रहे हैं ये भी इन्हीं की देन है। हम जिस सब्जेक्ट की आज चर्चा कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर इस देश का, उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो हमको उत्पादन करना पड़ेगा, चाहे जिस क्षेत्र का उत्पादन हो। सबसे पहले हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए अन्न चाहिए। कृषि क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश के बारे में तरह तरह की चर्चाएं होती थी 17 से पहले। कोई बोलता था बीमारू राज्य है, कोई कहता था तरह तरह के अपराध के आरोप लगते थे। आज उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर पूरे देश में, मैं कह सकता हूं। हम गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। दुग्ध उत्पादन में, जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल्क हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम दूध उत्पादित करें, उसको कंज्यूम करें, उसके मटेरियल्स बनाएं, उसके प्रोडक्ट बनाएं और देश दुनिया में सप्लाई करें। अन्य राज्यों के पास है। जैसे आप अमूल को देखते हैं, दिल्ली की मदर डेयरी देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे पास प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन पूरे देश में नंबर 1 पर होता है, और यह सब आपकी ताकत ने हमें करके दिखाया। 17 से 22 के बीच में हुआ। आप देखिए, आंकड़े आपके सामने हैं। अन्य सेक्टर में दलहन हो, तिलहन हो, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम, जमीन में क्या पैदा हो सकता है, उस दिशा में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हम 0 बजट की खेती करेंगे, तय किया कि बगैर कीटनाशक के हम खेती करेंगे, बगैर रासायनिक खादों की खेती करेंगे, हम पारंपरिक खेती को बढ़ावा देंगे। उसके लिए गंगा के किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक हम लोगों ने तय किया। आज आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोगों में चलन हो गया कि ऑर्गेनिक जो खाद्य उत्पाद है उनका हम उपयोग करेंगे, और धीरे धीरे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। और ये बात तेजी से आगे बढ़ी है कि हमें कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना है। हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना, आने वाली पीढ़ी को एक नया कल देने का काम करना है। कृषि के बाद आप सोचेंगे फिर क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महत्वपूर्ण है, उद्योग लगाने की इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य की सभी सड़कें बेहतर बने,
गति बढ़े। अब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज पूरे देश में है। आज हमारे पास आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हैं और आधा दर्जन पाइपलाइन में है। अगर किसी व्यक्ति को मेरठ से प्रयागराज आना है तो गंगा एक्सप्रेसवेज कुछ दिनों के बाद हम कुंभ के पहले उसको लोकार्पित कर पाएंगे। अब कौन सोच सकता था मेरठ से चलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक कोने से और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोने तक हम निर्बाध चल पाएंगे? कौन सोचता था बगैर झटके के? लेकिन ये सपना पूरा होने वाला है। ढेर सारी सड़कें, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला स्टेट है। और सबसे बड़ी बात है हमारे 75 जिले हैं, 75 जिलों को 4-वे लेन से जोड़ने का काम हुआ। 2,72,000 किलोमीटर चौड़ी सड़कें पीडब्ल्यूडी ने बना करके सभी 75 के 75 जिलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के मामले में प्रदान किया। बिजली की चर्चा भी हो रही थी, ब्रजेश जी कर रहे थे, ब्रजेश जी पुराने जानकार रहे। बिजली लखनऊ में आती थी, कानपुर में आती थी या कुछ चुनिंदा जिलों में जाती थी जिसको सत्ताधारी दल के लोग चाहते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष 75 के 75 जिलों को राउंड द क्लॉक हेडक्वार्टर को बिजली, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो पर्याप्त उपलब्धता हमारी सरकार ने देने का काम किया। कोई वीआईपी जिला नहीं है, सभी जिले बराबर हैं और ये सुविधा एक एक व्यक्ति को देने का काम हुआ। पहले कनेक्शन नहीं थे, छोटे छोटे पूर्वों में, गांव में, जहां ग्रामीण गरीब रहते थे, बड़े घर में बिजली जलते देखते थे, एलईडी बल्ब। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने केंद्र की सौभाग्य योजना के तहत 96 लाख से अधिक विद्युत कनेक्शन दिए, निःशुल्क दिए। कोई उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पोल लाइन के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी। अगर अस्पताल के सेक्टर में आप देखेंगे, बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज 75 के 75 जनपदों में बनाए जाने की प्रक्रिया तेज चल रही है। 17 से पहले मात्र कुछ मेडिकल कॉलेज थे। आज हम कह सकते हैं कि 75 के 75 जिलों में आज 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और 10 मेडिकल कॉलेज, अभी आपने 4 दिन पहले देखा होगा, हमको एडमिशन की अनुमति मिली है। 100 150 सीटें, 1-2 में 50 सीटें मिली हैं। 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज नए इस वर्ष हम पढ़ाई प्रारंभ कर पाए। नर्सिंग कॉलेज उनके साथ बन रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के कॉलेज बन रहे हैं। प्रगति धीरे धीरे आपको चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिखाई देगी। अस्पतालों में हमने उपलब्धता बढ़ाई है, चिकित्सकों की, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। कोरोना पर हमने बेहतर ढंग से नियंत्रण किया है। आज आपको सब लोगों को पता, केवल बड़े अस्पतालों के बारे में जानकारी होती है। 5000 की आबादी पर हमने स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर जिनका नाम पहला था उनका नाम स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर है। वहां पर आपको 58 प्रकार की दवाइयां 5000 की आबादी पर जो गांव में अस्पताल बना वहां मिलेगी। 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क हैं। 14 प्रकार की पैथोलॉजी की जांचें निःशुल्क हो रही हैं। जच्चा बच्चा के लिए सारी सुविधाएं, वहां टीकाकरण की सुविधाएं हैं। हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। एक दिन अखबार, 1 महीने पुराना का अखबार मैं आपको शेयर करूंगा, लंदन की खबर थी कि 63 दिनों से वहां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति लाइन में है कि उनको हृदय रोग की बाईपास की सर्जरी करानी है, स्टंट डलवाना है। 63 दिन बाद भी क्यू में उनका नंबर नहीं आया। आप देखिएगा, लंदन अमेरिका का, जरा इंटरनेट पे सर्च करिए आप लोग। वहां अगर कोई गंभीर बीमारी है तो क्यू के बगैर आप इलाज नहीं करा सकते। तत्काल पेट दर्द है तो दवाई मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो पूरी जांच होगी, दवाई मिलेगी और क्यू से मिलेगी। हो सकता है कि लंबा समय लग जाए, आप इंटरनेट पे सर्च करिए। लेकिन आपकी सरकार में सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के ग्रामीण तक निःशुल्क दवाइयां, और जो टर्सरी केयर के हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेज है, विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल्स है, वहां भी आपको बेहतर सुविधाएं देने का काम कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा ऐसे अवसर पर। आज उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख आयुष्मान भारत कार्ड है जो निःशुल्क इलाज की गारंटी देते हैं, मोदी जी की गारंटी के रूप में। और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि 70 वर्ष तक के जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे जिस समाज से आते हो, बगैर कैटेगरी को देखे सभी को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करेंगे। और परसों ही 3 दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया है। अब कुछ दिनों के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में भी 70 वर्ष तक के सभी अपने सीनियर सिटीजन्स का निःशुल्क गारंटी का कार्ड, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की हम लोग बनाने वाले। फिर पानी के लिए आप सोचिए, पानी के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ता था। हम लोग जाते थे गांव में तो इंडिया मार्क का नल की डिमांड आती थी। अब क्या हालत है, कुएं सूख गए। बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आएगा, अखबारों की सुर्खियां बनते थे 17 से पहले। पत्रकार मित्र जानते होंगे, पीछे बैठे हैं हमारे साइड में भी पत्रकार मित्र, पुरानी फाइलें निकालिएगा।
कि दिल्ली से ट्रेन चलेगी तो पानी लेकर के बुंदेलखंड के प्यास बुझाएगी, विंध्याचल की प्यास बुझाएगी। जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव पानी की टंकियां बन रही हैं और हर घर निःशुल्क शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम टोटी से हो रहा है, जिसमें भरना नहीं पड़ेगा, न नल चलाना पड़ेगा, न कुआं भरना पड़ेगा, न आपको जाना पड़ेगा टैंक तक पानी लेने के लिए। घर के अंदर कनेक्शन देने का काम लगातार आबाद गति से जारी है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो हमारी आवश्यकताएं हैं। स्कूलों का चतुर्मुखी विकास हमारी सरकार ने किया। कायाकल्प योजना के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूलों की हालत आप जाकर देखिए, मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर हमारी सरकार ने बनाया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे बेसिक शिक्षा में, आज हमारे पास 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको ड्रेसेज निःशुल्क दिया गया है। पहले खाकी ड्रेस थी बच्चों के, लगता था सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की तरह एक बेहतर उनको ड्रेस मिली, जूता मोजा मिला है। डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में पैसे ट्रांसफर करके अभिभावकों का दायित्व है वो अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया ड्रेस खरीद करके दे। पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क मिल रही है, मध्याह्न भोजन गुणवत्ता परक मिल रहा है, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी हम अटल आवासीय विद्यालय के कार्यक्रम में गए थे। अटल आवासीय विद्यालय आप लोग देखें, कभी अवसर मिले तो जरूर जाइए। वो बच्चे जो कोविड काल में जिनके माता पिता दोनों नहीं रहे थे, या वो बच्चे जो श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, उनको बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम आवासीय विद्यालय के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क मंडल स्तर पर 18 विद्यालय बनकर के तैयार हैं। और उनकी शिक्षा व्यवस्था आप जाकर के देखेंगे, रहन सहन देखेंगे तो किसी भी हालत में प्राइवेट कॉलेज से बेहतर है। मोलालगंज में, लखनऊ में बना, आप जाकर किसी दिन दर्शन करिए, बेहतर भोजन। और बच्चों को मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। श्रमिक के बच्चे, कोरोना काल में जिनके माता पिता चल गए थे, वो बच्चे, निराश्रित बच्चे, हमको ये सुविधाएं नहीं मिली। जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे, मैंने वहां उद्बोधन में बोला, मुख्यमंत्री जी भी थे, हमने कहा कि हम लोग जब स्कूल प्राइमरी पाठशाला में जाते थे तो बगल में बोरा फट्टी दाबते थे, लकड़ी की पार्टी होती थी, पैदल जाते थे, हो सकता था चप्पल है या चप्पल नहीं है, कोई ड्रेस व्रेस की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज हमारे बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था के संसाधन उपलब्ध करा रही है, ये आपकी ताकत है, आप लोगों ने व्यवस्था दी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में समुचित विकास उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर अब तक हुआ है, ये आप सब गवाह है। सबसे बड़ी बात थी, उत्तर प्रदेश में किसी भी उद्योग को लगाना चाहेंगे तो हमें लाइन ऑर्डर को व्यवस्थित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का हालात 17 से पहले क्या था? कोई हमारा उद्योगपति है तो पैसा लेकर के घर नहीं जा सकता। हमारे ढेर सारे मित्र हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान चलाते हैं, सोचते थे 3 बजे तक बिक्री घर पहुंचा दे, हो सकता है कि सूर्यास्त के बाद कोई डकैत आकर के लूट ले, चौथ वसूली कर ले। बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो चौथ वसूली देते थे, उद्योगपति उद्योग लगाने से डरते थे, शोरूम वाले शोरूम खोलने से डरते थे, उनको 10-5% चौथ वसूली के लिए देना पड़ता था। पकड़ एक बड़ा धंधा था, आगरा से लेकर के इटावा से लेकर के ग्वालियर तक और चंबल से लेकर के विंध्याचल तक कितने डकैत होते थे, कोई कमी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में डकैतों की भरमार थी। कोई घोड़े से आता था, कोई बड़े बड़े गाड़ियों से आकर के रात में 12 बजे फलाने घंटा बांधने आएंगे। बदमाशों का नाम सुनते थे चंबल की वीडियो में, और एक एक गाड़ी में जो सत्ता से पोषित गुंडे हैं, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके इसी लखनऊ में चलते थे। जब विधानसभा का सत्र चलता था, बीरेन जी गवाह हैं, ब्रजेश जी गवाह हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा विधानसभा के आसपास माफिया डान विधायक बनकर के एक एक गाड़ी में 20-20 बंदूकें भरकर राजधानी की सड़कों पर तांडव करने का काम करते थे। हमने हजरतगंज में अपनी आंखों से कई बार देखा, आप सबने देखा। आज किसी गुंडे बदमाश माफिया की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की जरा भी टच कर पाए। अगर टच करेगा, कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देने का काम आपकी और की ताकत ने किया, आपकी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने अपना पराया नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा। जिसने कानून तोड़ा है, कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम। हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, पास्को एक्ट के तहत मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। हमने 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है, 100% अपराधों का पंजीकरण किया है। इसके अलावा कोर्ट के माध्यम से यूपी महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में सजा दिलाने में पूरे देश में नंबर 1 पर है। मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहता हूं, एनसीआरबी के आंकड़े देखें कि आज उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के ऊपर जो भी अपराध घटित हुए हैं, कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कई जिलों में आपने देखा अपराध हुआ तो फांसी की सजा 6 महीने में, आजीवन कारावास की सजा 8 महीने में आज की सरकार ने पैरवी करके दिलाने का काम किया। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं, उद्योग ऐसे नहीं पनपेगा जब तक एक सुरक्षित वातावरण,
मन में आत्मविश्वास इस बात का कि हमारा धन जो हमने सड़क पर लगाने का काम किया है, किसी गांव में, कस्बे में फैक्ट्री लगाने का काम किया है, वो सुरक्षित है। जब तक सुरक्षित नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, कोई भी उद्योगपति अपनी थैली को खोल करके पैसे को सड़क पर, फैक्ट्री में लगाने का काम नहीं करेगा। अब उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण का माहौल तेजी के साथ आगे बढ़ा। इन्वेस्टर समिट हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, प्रधानमंत्री जी आए, आपने देखा बड़ा भव्य कार्यक्रम था। आज हम कह सकते हैं कई लाख करोड़ के हमें प्रस्ताव प्राप्त, उनको धरातल पर उतारने का काम जारी है। प्रदेश जी ने ओडीओपी की चर्चा की। ओडीओपी पहले से भी था, लेकिन उसका नाम नहीं था, गुमनाम था। आज उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं क्यों हैं? अलीगढ़ का ताला आज का थोड़ी है। अलीगढ़ पुरातन काल से एक मजबूत ताला पूरे देश को देने का काम करता है। कहीं का ताला कहते अलीगढ़ का लाए हो क्या? हमारी अम्मा दादी पूछती थी, ताला लाना तो भैया अलीगढ़ का लाना। हमेशा लोग कहते थे। पीतल उद्योग का, मुरादाबाद के पीतल उद्योग के बगैर पूरे, मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया में अगर पीतल उद्योग के बारे में कहीं चर्चा आएगी, कोई ढलाई किया हुआ कोई भी, चाहे शोभा की वस्तु या अन्य जो हमारे जो बर्तन हैं, अगर कहीं चर्चा आएगी तो बगैर उसके पूरा नहीं होगा। पीतल उद्योग मतलब मुरादाबाद, और स्पोर्ट के मामले में मुरादाबाद के आंकड़े आप देखेंगे तो मुरादाबाद पूरे देश में नंबर 1 पर होगा। पीतल उद्योग को अपने बर्तनों को बाहर भेजने में, अपने जो हमारे सुंदरता के जो आइटम्स हैं उनको बाहर भेजने, सजावटी सामानों में पीतल उद्योग में मुरादाबाद नंबर 1 पर है। बगल का जिला रामपुर, रामपुर को लोग जानते थे किस लिए? किस लिए जानते थे? चाकू के लिए जानते थे। लेकिन रामपुर की परिभाषा हमारी सरकार ने बदली है। अब रामपुर संगीत के लिए जाना जाता है। रामपुर की वायलिन पूरी दुनिया में जाती है, और वायलिन संगीत का एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ रामपुर में बजता है, और रामपुर की वायलिन पूरी दुनिया में जाती। जाकर के रामपुर के कारखाने को आप देखिए, कितना अच्छा संगीत निकलता है। रामपुर भी, रामपुर की गलियों में अब महक भरी हवाएं, सुंदर हवाएं बह रही हैं। वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी कोई टेंशन नहीं। पास का जिला पीलीभीत जाइए, पीलीभीत के बारे में कौन जानता था? पीलीभीत में आप लोग गए हैं? पीलीभीत नहीं गए? पीलीभीत में जाइए, चूका घाट है, पर्यटन के लिए हम लोग देश विदेश में जाते हैं। आप चूका घाट जाइए, उसका इतना प्रचार प्रसार आप लोगों को नहीं मिला होगा, लेकिन चूका घाट में जाकर के आप रात्रि प्रवास करेंगे, 8 बजे भोजन करके अपनी गाड़ी में बैठिए, कहीं न कहीं आपको शेर, चीता, टाइगर अवश्य मिलेगा। साइट सीइंग पक्का होगा, और इतनी व्यवस्थित मनोरम स्थल है। मैं कह सकता हूं जब चूका बीच आप जाएंगे तो वहां पर टर्माइट के आपको पहाड़ दिखेंगे, बड़े बड़े टर्माइट के पहाड़ दिखेंगे, 8 फुट के, 10 फुट के, 12 फुट के, अद्भुत, मैं कहता हूं सुरम्य वातावरण जंगल में आपको पीलीभीत में मिलेगा। और पीलीभीत की एक खास बात और है जी, पीलीभीत की बांसुरी पूरी दुनिया में जाती है। बांसुरी बजाते तो बिहारी जी हैं मथुरा में, वृंदावन की गलियों में, लेकिन बांसुरी बनती है कहाँ? पीलीभीत में। पीलीभीत की बांसुरी पूरी देश दुनिया में जाती है, और पीलीभीत की बांसुरी से जो संगीत निकलता है तो राधे राधे कहने का मन करता है। सब लोग चाहते हैं। बिहारी जी हमारे यहाँ अभी जन्माष्टमी का त्यौहार हमने मनाया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप इधर चले आएंगे, अगर प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ से तो आपका पुराना रिश्ता रहा है, आपने प्रतापगढ़ में काम किया है। प्रतापगढ़ का आंवला खाइए, सब लोग एक एक आंवला रोज खाओ तो स्वस्थ रहेंगे, शरीर में कुछ बीमारी लगने वाली नहीं है। प्रतापगढ़ के आंवले को प्लेटफार्म प्रदान किया। प्रतापगढ़ के आंवले की बर्फी बनती है, प्रतापगढ़ का रसगुल्ला बनता है, प्रतापगढ़ के आंवले की चूरन बनता है, प्रतापगढ़ की कैंडी आंवले की बनती है। कई प्रोडक्ट्स को प्लेटफार्म देने का काम किया। ऐसे प्रयागराज चले जाइए, पहले जिसको इलाहाबाद कहते थे, इलाहाबाद का अमरूद कहीं नहीं मिले। इलाहाबाद प्रयागराज का अमरूद आप खाओगे, उसकी ब्रांडिंग हुई है, आप देखेंगे तो अमरूद अंदर से लाल निकलता है। क्या टेस्ट है उसका, दुनिया में मांग कर रही है। उसको प्लेटफार्म देने का काम आपकी सरकार ने किया। लखनऊ मलियाबाद का दशहरी, मलियाबाद का आपका चौसा, लखनऊआ सफेदा, मैंगोज की एक बड़ी हमारे पास क्यू है जिसका देश दुनिया पसंद करती है। अब तो हमारे आम विदेश भी जा रहे हैं। पहले लोग कहते खराब हो जाते हैं, लेकिन अब व्यवस्थित ढंग से जाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर आगे बढ़ेंगे, टांडा। टांडा आप लोग जानते कहाँ है? टांडा अम्बेडकर नगर में है, छोटा सा कस्बा है। टांडा के जो वीवर्स हैं, हमारे बुनकर हैं, देश दुनिया में कपड़ा बुनाई में मशहूर है, और वहां इतना सस्ता कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा। बाराबंकी, टांडा, भदोही को कौन याद नहीं कर पाएगा? अगर कालीन की बात आएगी, दुनिया में कहीं भी बगैर भदोही के कालीन का डायरी डिक्शनरी पूरी नहीं होगी। भदोही का नाम आपको लेना ही पड़ेगा।
ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कमाल है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, उसकी ब्रांडिंग हो रही है महात्मा बुद्ध के नाम से, बुद्ध जी के नाम से, सब लोग ले रहे हैं। काला नमक चावल की खास बात है कि आपके घर में बनेगा तो 4 घर पड़ोस वाले जान जाएंगे कि काला नमक चावल बना। कुकर की सीटी में जब बजेगी, उसकी जब हवा बाहर निकलेगी तो उसकी महक से, सुंदर महक से, व्यवस्थित महक से पूरा घर महकेगा, पड़ोस भी महकेगा। ये काला नमक चावल की ताकत है। हर जिले में कुछ ना कुछ नया है। मैं कह सकता हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हमारी सरकार ने एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म प्रदान किया, मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की। मार्केटिंग के साथ साथ उनको देश विदेश में कैसे और हम बढ़ा पाएं। अब जब इन्वेस्टर समिट में मैं उनको धरातल पर उतार रहा है। आज हम कह सकते हैं कि सैमसंग जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, जितने भी मोबाइल में स्क्रीन यूज होते हैं वो नोएडा में बनते हैं और पूरी दुनिया में जाने का काम कर रहे हैं। और पूरे देश में जो मोबाइल उपयोग में होता है उसका 65% मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये हम कह सकते हैं। हर सेक्टर में हम तेजी के साथ आगे बढ़े। नए उद्योगपतियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, युवा उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उस माध्यम से उनको जोड़ करके हम प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, कैपिटल सब्सिडी भी दे रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे उद्योगपतियों तक को कैपिटल सब्सिडी से लेकर के उनको टैक्सेज में भी हम सहूलियत दे रहे हैं। सिंगल विंडो माध्यम से हमने एक व्यवस्थित ढंग से एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया है। उसके लिए अलग से अधिकारी डिप्यूट है कि चाहे पानी, बिजली और उनकी जो भी एनओसी की समस्याएं हैं, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनको हम पूरा कर पाए। इन्वेस्टर समिट के समय जो योजना बनी थी अभी भी काम कर रही है। बिजली के बारे में ब्रजेश जी ने कहा है, हम संबंधित अधिकारियों से कहेंगे कि ऐसे सभी जो हमारे उद्यमी हैं जो गांव में, कस्बों में अपने अपने उद्योग लगाएं, उनको इंटरप्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए हम लोग संबंधित अधिकारियों कहें उनके लिए अलग से लाइन डाली जाए। वैसे अलग से लाइन डालने के प्रावधान है, लेकिन उसका खर्चा फिर आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है आपकी राय होगी कि उसकी खर्चा सरकार उठाए। तो इस बात को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा कि कनेक्शन जो दिया जाए तो सरकार के खर्चे में मिले, प्रमोशन मिलेगा। मुझे अच्छी वियतनाम की आपने चर्चा की, चाइना की चर्चा की। वियतनाम, चाइना, अमेरिका ने क्या किया, जब उद्योग को आगे बढ़ाना था तो अपने जो सरकार की नीतियां थी तो प्रो इंडस्ट्री बनाने का काम किया। उद्योगपतियों को सब्सिडी दी, लगाने के लिए पैसे दिए। जब इंडस्ट्री लग गई, सरकार के पैसे से इंडस्ट्री लगी, लेकिन मार्केट में जब प्रोडक्ट बिका तो धीरे धीरे उन्होंने वापस लिया। तो ये अच्छी बात है। हमारी सरकार भी उद्योग जगत में, एमएसएमई सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सभी नव उद्योगपतियों को जो हमारे एमएसएमई सेक्टर से जिन्हें, उनको शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। और ब्रजेश जी को इस बात के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, पूरे भारत समाचार की टीम का आभार प्रकट करना चाहूंगा। सामान्यतः कन्क्लेव में मैं जाता हूं तो विभिन्न राजनीतिक विषयों पर कन्क्लेव होते हैं, समसामयिक विषयों पर कन्क्लेव होते हैं, लेकिन आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदले, सोच में कैसे बदलाव आए, एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहता हूं। हमको अपनी सोच में बदलाव ना लाए। देखिए, कोई अच्छी व्यवस्था चल रही है, हम लोग सरकार के मालिक नहीं है, हम लोग कस्टोडियन है। आपने दिया है तो हम चला रहे हैं, कोई दूसरे को देते दूसरा चलाता, लेकिन आपको तुलना करना चाहिए। हम भावुकता में निर्णय लेते हैं, हम निर्णय क्षणिक भाव में लेते हैं। आप भावुकता में निर्णय न लीजिए। ये देश के भविष्य का सवाल है, प्रदेश के भविष्य का सवाल है और आने वाले कल की पीढ़ी का सवाल है। हम ऐसे निर्णय लें जो प्रदेश के आने वाली पीढ़ी को, आने वाले कल को और व्यवस्थित किन हाथों में हम दे पाएंगे। हमको भावुकता में निर्णय देश के बारे में नहीं लेना चाहिए। हमारे प्रणेता शुरू से कहे गए कि हमको कभी भी देश, राज्य के बारे में भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना। आप तुलनात्मक अध्ययन करो, बेहतर कौन है। मैं बराबर जब भी कहीं जाता हूं ये कहता हूं, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। आप हमारे बारे में ऐसे निर्णय मत लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन करिए। प्रदेश को बेहतर कौन व्यवस्था दे सकता है, हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि आप असली मालिक, आप जनता, जनार्दन ही असली मालिक है, इसलिए जनता को जनार्दन कहा गया है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए ब्रजेश जी का आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कन्क्लेव के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर की सारी समस्याएं दूर होंगी और प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ पाएगा। मैं प्रदेश भर से आए हुए सभी उद्यमियों का भारत समाचार के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। धन्यवाद पाठक जी।